हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटीईटी पेपर 1 जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया हिंदी का पेपर है। ठीक है, और यह सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाने से आपको यह फ़ायदा होगी कि बहुत सारे प्रश्न जो होती है वो परीक्षा में रिपीटेशन होती है, पूछ दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर से। और दूसरी चीज़ कि यह क्वेश्चन बनाने से आपको क्वेश्चन की लेवल पता चल जाएगी कि परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछी जाती है। सारा प्रश्न तो यही होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर से जो है सो पूछ दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है यही होता है। तो चलिए, जो वर्ष 2018 में हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर 1 में, वो सही प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो ही वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यहाँ पर आपका पहला है, जो कि सीडीपी 30 नंबर से पूछा जाता है आपका परीक्षा में। उसके बाद हम हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद पर्यावरण पढ़ेंगे। सभी हम एक एक करके इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से। सीडीपी का पहला प्रश्न है बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो बच्चे जो है यह ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानकीकृत परीक्षणों को आलोचना में से यह एक है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि तो बेमुख रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि बेमुख रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, पक्षपाती कहते हैं। यानी यह इसलिए क्या है, पक्षपाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है प्रश्न की शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ आपका दिया हुआ है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक है, बच्चों की उपलब्धि और प्रगति स्तर को जानने में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, कौन सा बताएंगे। तो यह जो है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप चिन्हित करने में उपयोग होता है। यह आपका सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, बच्चों में प्रतिभाशीलता डांस के कारण हो सकती है। तो बच्चों में प्रतिभाशीलता जो है वह आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। चलते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन 1 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका क्या करता है, उपयोग करता है। यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न है आपके सामने है दिया हुआ प्रश्न, देखिए प्रश्न है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो यह किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है आपका शिक्षक द्वारा, यह निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं होगा आपको अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में? तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, यह आपका उपयुक्त तरीका नहीं है। बच्चों को संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, यह क्या है? यह उचित नहीं होता है अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने में। ठीक है, सीखने में मदद करने में और उन्हें डांटना, उन्हें बेचैन होने पर अक्सर उसका फटकार लगाना, यह क्या है? उचित नहीं है। तो उपयुक्त तरीका आपका 3 ऑप्शन 3 होगा। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना यह उचित नहीं होता। ऑप्शन 3 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होता है आपका, जो सृजनात्मक होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है? तो कौन सा होगा बताइए? तो पहला ऑप्शन दिया कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, ये नहीं होगा। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, हाँ ये सही होगा। ठीक है, शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यह जो है ना आपका समस्या के हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो संवेग आपका डर क्या है? एक संवेग। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डर। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है बताएंगे? ऑप्शन 1 में दिया हो कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तीसरा है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बच्चों के लिए क्या है? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री की सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए हो, ये नहीं होगा। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, ये भी नहीं होगा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुँच से पर हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, ये भी नहीं होगा।
यहाँ पर ऑप्शन एक है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि को कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सबसे उचित है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल सहित खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा एक के समूह शिक्षा को प्रोत्साहित करने में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के सामने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा होगा? तो वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिकतम संसाधन बनाते हैं। ठीक है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिकतम संसाधन बनाते हैं। ठीक है, और ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही कक्षा में पाठ्य पुस्तकों को भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिकतम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? तो रचनावाद से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रचनावाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 है कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या नहीं करना है। दूसरा कि कक्षा में सही प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तीसरा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों में बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तीसरा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे? तो राइट आंसर होगा शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों में बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो ये मदद करता है आपको ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन 4 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था आपका, क्वेश्चन यहाँ पर है दिया हुआ। क्वेश्चन कह रहा था कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो यह मदद करता है किस तरह का? तो बच्चों को अपने शिक्षा को, ठीक है, बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, यही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने। प्रश्न कहता है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका में। ठीक है, तो इसका सत्य कथन क्या होगा? ऑप्शन 1 दिया हुआ है। ऑप्शन 1 कहता है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता है जिन्हों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। दूसरा ऑप्शन की अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तीसरा कहता है कि बड़े पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण
से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यही कथन सत्य है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। कौन सा कथन? तो कथन 1 है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। कथन 2 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि यह जो है आपका कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। कौन? कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो यह आपका कौन सा नहीं होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित तो कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है कि प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन 2 है अहमान्यता। ऑप्शन 3 है अनुत्क्रमण्यता। और ऑप्शन 4 है ध्यान केंद्रित के लिए प्रवृत्ति। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि डांस के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डांस के कारण बताएंगे। तो ऑप्शन 1 है कि यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन 2 है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका। हाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह समय बिताने। ठीक है, यह क्या है? ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर होगा कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। ठीक है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित में से यहाँ पूछता है कि डांस के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही होगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या बताएं? क्या राइट आंसर होगा कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन क्या कौन सा है कथन कर रहा है, यहाँ पर बताएंगे। तो कथन 1 है थीमेटिक इकाइयाँ नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग। दूसरा है कि व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना छात्रों की लेवलिंग। तीसरा है कि परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना रैंकिंग। और चौथा है कर के सीखना परियोजना विधि सहयोग से सीखना। तो ये राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को कर सीखना देना चाहिए, बच्चों को अपने से सीखना देना चाहिए। ठीक है, करके सीखना और परियोजना विधि सहयोग से सीखना, यह आपका प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा क्या है उदाहरण है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं की जीवन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यही इसका राइट आंसर होगा। यह शिक्षा स्वयं की जीवन है, यह आपको कथन बताता है कि स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यह कथन है। कौन सा कथन है? तो कथन है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यह क्या है? प्रगतिशील शिक्षा का एक क्या है महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है नैतिक तर्क और कार्रवाई के
बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन 3 है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। ऑप्शन 4 है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है प्रश्न कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो ऑप्शन 1 है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन 2 है एक संदर्भ को जिससे बच्चे सहयोग से सहित स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन 3 है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग को वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन 4 है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक संदर्भ को जिसे बच्चे सहयोग के सहित स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है कि एक संदर्भ को जिसे बच्चे सहयोग के सहित स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इसका यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। और लास्ट है सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का ये लास्ट प्रश्न के एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होता है व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन 1 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का क्या होता है समायोजन होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्ष 2018 में जो सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था वो सही प्रश्न समाप्त हुआ इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।